ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे सोलर सार्फिन के हवाले से। कभी एनर्जी क्राइसिस होती है तो हम सोलर सार्फिन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं जी लाइसेंसिंग के निज़ाम के हवाले से। पहले एक फैसला आता है नेपरा की जानिब से, गवर्नमेंट प्लान करती है कि अब सबको लाइसेंस लेना होगा, चाहे आप छोटे से छोटा भी सोलर सिस्टम अपनी छत पर लगाते हैं तो भी आपको हुकूमत से इजाज़तनामा लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही आप सोलर लगा सकेंगे। लेकिन उसके बाद एक और डिटेल सामने आई, एक और फैसला सामने आया और उसमें यह बताया गया कि हुकूमत ने 25 किलोवाट से कम यानी 25 किलोवाट तक अगर आपका सोलर सिस्टम है तो आपको किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसकी शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये फैसले किस तरह से जो है वो सोलर सार्फिन पर असरअंदाज होते हैं, सोलर पॉलिसी इस वक्त क्या है, अभी तक कोई ऐसी मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं है कि जिसे एक बार बना लिया जाए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो और फिर उसके ऊपर चला जाए। हमारे यहाँ सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, क्योंकि हमने पहले देखा कि वो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी उसको नेट बिलिंग पे लाया गया, बाकी पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। इसी पे बात करेंगे। उसामा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उसामा रिजवी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितनी अच्छी बात है कि हुकूमत ने 25 किलोवाट से कम सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी है, और ये जो 25 किलोवाट का सिस्टम है ये तकरीबन कितना बड़ा है या फिर कितने बड़े घर के लिए काफ़ी होता है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी काफी बातें की, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सिंप्लीफाई अगर करें तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये हुकूमत की तरफ से नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के अंदर या ये प्रपोजल देना कि 25 किलोवाट से ऊपर जो लगेंगे उसके ऊपर आपने पर केवी पर हजार रुपए टैक्स देना है, ये चीजें की क्यों जा रही? सही। इसका पर्पस ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो थी उसने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम लोग इतना बड़ा सोलर बूम पाकिस्तान में ले आएंगे जिसमें कितने हजार मेगावाट बल्कि गीगावाट जो है एनर्जी जो सोलर पे कन्वर्ट हो जाए। इससे हुआ ये है कि जो बिल्स गवर्नमेंट वसूल करती थी उसके अंदर ऑफ कोर्स कमी आई। सही। अब ये नैरेटिव या ये बात अभी तक तो बिल्कुल ठीक लगती है और इसमें सेंस बनती है कि क्योंकि फिर उसके अंदर जब कमी आती है तो उसका जो बोझ है, फिस्कल बर्डन है, वो गरीब आवाम पे जाता है। लिहाजा ऐसे पॉलिसीज करनी पड़ेगी जिसमें दूसरे लोगों को भी कंट्रीब्यूशन आ जाए जो कि सोलर पे शिफ्ट हो चुकी। सही। मगर मेरा एक बड़ा सिंपल इसका ऑपोजिट ये है कि अगर हम सोलर के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से शॉर्टफॉल देखें, जो जितना वो बनता है उससे कई ज्यादा, उससे दुगना या 3 टाइम्स वो अमाउंट है जो कि हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के अंदर हर साल कोई 500 अरब रुपए गवाते हैं। सही। इसी तरह पावर थेफ्ट के अंदर हम कोई 130-150 अरब रुपए गवाते हैं और मजीद काफी ज्यादा इनएफिशिएंसीज हैं। आईपीपीस की बात करें जो एक बहुत बड़ी बहस है, उनमें तो खरबों रुपए हम गवाते हैं। तो मैं अपने आप से सवाल पूछूं, एक पॉलिसी मेकर तो मैं नहीं हूं, लेकिन एक उसके माइंडसेट में जाके तो मैं कहूंगा यार क्यों ना मैं उन चीजों पे फोकस करूं जो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है और इसको जैसे आपने कहा एक वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर देंगी, एक डायरेक्शन डिसाइड कर देंगी। क्योंकि होता ये है कि जब बार बार चीजें चेंज होती हैं तो खासतौर पे जो बिजनेसेस है, बिजनेसेस क्या कंज्यूमर्स भी, वो अनसर्टेनिटी के शिकार होते हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर नई इन्वेस्टमेंट्स, नए बिजनेसेस वो फिर पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी इसकी बताऊं कि अगर फॉर इंस्टेंस ये इस तरह चलता रहता है और हुकूमत थोड़े इन चीजों से अपने पैसे रिकवर कर भी लेती है तो फिर क्या करेंगे जब हम सब लोग बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप बैटरीज का चार्ट देखें तो उसकी जो पर किलोवाट कॉस्ट है वो 30-35 बल्कि 40-50% गिर चुकी है पिछले 25-30 सालों के अंदर, और आगे आने वाले वक्त के अंदर वो मजीद गिरेगी। तो असल इशू जो है कि ग्रिड की यूटिलिटी वो तो वहीं रहेगा। तो आई थिंक इसको जितना सिंप्लीफाई करके मैं बता सकता था, असल इशू ये है कि हम ग्रिड की यूटिलिटी के ऊपर लोगों को कैसे लेके आए वापस। उसामा रिजवी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये हमारे हर डिपार्टमेंट का इशू है कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमारी आबादी कितनी है, हमें गंदम की, फलों की, खुराक की कितनी ज़रूरत है, तो कैसे हमें पता हो सकता था। इतनी इंपॉर्टेंट बात था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सोलर पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आईपीपीस का मामला है, वो कुछ ना करे, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पैसे देने ही देने, और गवर्नमेंट ने कहाँ से देने हैं? यकीनी तौर पर हमसे ही देने हैं। जब नंबर ऑफ पीपल जो कि ग्रिड की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो उस तरह से जो खर्चा इकट्ठा होता था वो नहीं हो पाएगा। मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में
चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट के पास क्यों कोई आसान रास्ता नहीं है? हमारे पास हवा है, पानी है, हमारे पास सोलर है, सूरज है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग महंगी तरीन बिजली अभी तक प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सोचने समझने वाले लोग नहीं है, या हमारी नीयत नहीं है? ये जो आपने सारे फैक्टर्स बोले हैं, इस सब का थोड़ा थोड़ा अगर मिला लें तो फिर ये सिचुएशन बनती है जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना आसान भी नहीं है। आपने आईपीपीएस की बात की, अगर आप किसी फर्म को कहते हैं कि इतने खरबों या अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें और 3 महीने तो मैं आपसे बिजली ले लूंगा और बाकी 7, 8, 9 महीने में आपसे बिजली नहीं ले पाऊंगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करना। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, उसको डॉलर डिनोमिनेटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉलर की कीमत तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमारे लिए मजीद खर्चा होता है। दूसरी चीज ये, आपने हवा, सोलर और मजीद ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, इसके ऊपर बड़ी मिसकंसेप्शंस है लोगों की। अभी दुनिया इस वक्त इस स्टेज पे नहीं पहुंची कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को हम नेशनल लेवल, नेशनल ग्रिड के ऊपर इस हद तक यूज कर सकें कि वो फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर दें। ठीक। जो आगे आने वाला टाइम है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक आइडिया होता है एनर्जी बास्केट का, जिसके अंदर आप सारी बास्केट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, चाइना ये कर रहा है, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और हमारा नेबर भी है, आप उससे थोड़ा सा हम सीखें। यूएई ये कर रहा है, नॉर्वे ये कर रहा है, जिसके अंदर चाइना इस वक्त दुनिया में जो नई कोल कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना ऐड कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्पेंडिंग है वो भी चाइना की दुनिया में सबसे ज्यादा है। सही। यूएई के अंदर दुनिया में सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी बिल्ड हो रही है। बट यूएई के अंदर ही जो कल यूएई ने डिसीजन भी लिया है ओपेक को छोड़ने का, वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन भी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीजें साथ चलेंगी अगले कोई 40, 50, 60 साल। उसके बाद जाके हम देखेंगे कि रिन्यूएबल ज्यादा सामने आएंगे। हमारी गवर्नमेंट के लिए जो मेन इशू आता है वो इशू ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज यानी फंडिंग की कमी है। अगर हमारे पास फंडिंग हो तो हमारी इंडिजिनस ऑयल एंड गैस इतनी होनी चाहिए या इतनी रिसोर्सेज होनी चाहिए, रिफाइनरीज इतनी अच्छी होनी चाहिए। उसामा, मैं इस बात को नहीं मानती। हम लोग महीनों में ऑरेंज ट्रेन बना देते हैं, हम लोग महीनों में मेट्रो बस बना देते हैं, हम लोग दिनों में पुल बना देते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है? हाँ, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, कि हमारी तरजीहात डिफरेंट है, कि हमने कहाँ पर पैसे लगाने हैं और कहाँ पर नहीं लगाने। फंडिंग से मुराद मेरी यही थी कि हम फंडिंग अरेंज कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, वो रीजंस आपने बता दी हैं। इसके साथ साथ हमारा एक जो डिलेमा जो रहा है काफी अरसे से, वो ये है, अब आगे बजट आने वाला है, हम लोग अपने रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं पाते। हम अभी 100 रुपए अगर अर्न करते हैं, हम उसकी रुपए को पिछले 30, 40, 50 सालों में देख रहे हैं, किसी डांसी को वहां कर दें, जब तक वो 100 रुपया 110 रुपए या 120 रुपए नहीं होंगे, नहीं किए जाएंगे, हम लोगों के लिए कोई भी इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करना, किसी किस्म के बजट के ऊपर बात करना, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल रीडिंग, हम्बल ओपिनियन, इज यूजलेस। उसकी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक वो 100 रुपीज शेयर ऑफ, जब तक वो पाए का साइज नहीं बढ़ेगा, तो हम उसकी डिवीजन के ऊपर जितनी मर्जी बात करते रहें, कोई इसका फायदा नहीं होगा। ठीक। उसामा, ये बताइए कि अभी क्या हमारे पास ऐसी कितनी एडवांस बैटरीज इस पे हमारे पास मौजूद हैं, और क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बैटरीज की सूरत में ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद है कि हमें ग्रिड का इस्तेमाल निकल आए हम उससे, हम लोग मतलब पूरे का पूरा अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो लगाएं और वो पूरे हमारे ऑफिस को, घर को, या फिर जो भी हम चलाना चाहें, हम बिल्कुल ग्रिड से निकल आए? इज इट पॉसिबल? राइट नाउ इस वक्त जो अगर इस तरह के यूनिट लगाने की जो कॉस्ट है वो काफी हाई होगी। देखिए, दो तरह की बैटरीज हैं, एक का तो हम सबको पता है लिथियम आयन, दूसरी एक नई किस्म की आ गई है सोडियम आयन बैटरीज। ठीक है, लिथियम आयन लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, उनकी मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं होता, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत देर चलती है। अगर हम अब इस तरह का कोई सिस्टम लगाएं भी तो पर जो मेगावाट अभी आपको कॉस्ट आ रही है बैटरी के इन्वर्टर की 2.5-3 लाख है, बैटरी 5 kVA की 2.5-3 लाख है, ये जब तक कॉस्ट काफी कम नहीं हो जाएगी, इससे हाफ नहीं होती, तो हम लोग इस तरह के सिस्टम्स की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये जरूर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड्स के अंदर ट्रेंड, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बैटरीज अभी उतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती एज ऑफ टुडे जो कि फॉसिल फ्यूल्स कर सकते हैं। तो लिहाजा टोटली ग्रिड से ऑफ होना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, खास तौर पे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, घर जो हैं जिनकी कंजम्पशन कम है, 10 kVA 12 kVA तक कंजम्पशन है, वो आप खुद देखेंगे अभी भी हो रहा होगा, शायद आपने भी प्लान किया हो, मैं तो प्लान कर रहा हूँ और इसके लिए पैसे जमा करने भी शुरू कर दिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता
बैटरीज की तरफ जाएं, साल के अंदर एक बैटरी लगाएं, 5-6 सालों में इतनी बैटरीज हो जाएं कि अगर एसी नहीं तो कम से कम घर के टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स और लाइट और पंखे जो हैं वो कम से कम पूरा दिन चलते रहें। बिकॉज ना सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि आंधियों के मौसम में जो हमारी तारें बाहर हैं, हमारा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो है वो अनसर्टन रहता है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो लिहाजा बैटरीज जो हैं वो बड़ी हाँ, एक अगला चैलेंज गवर्नमेंट के लिए जरूर होगा कि इन बैटरीज के साथ क्या करना है। क्या इसकी कॉस्ट कम होने देनी है? हाँ। क्या इसके अंदर इंटरेस्ट करके इसकी कॉस्ट को रोकना है? क्या पाकिस्तान में जैसे होता है कि जब कोई चीज आती है तो उसकी कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं, पाकिस्तान में उल्टा भी हो सकता है कि बैटरीज आए और उसकी कीमतें ज्यादा हो जाएं जबकि दुनिया में कम हो रही है। तो इसके अंदर आई वुड वंस अगेन सी कि व्हाट डज द गवर्नमेंट डू। जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना कि हमने पैसे किस तरह से बचाने हैं और अपनी जिंदगी में आसानी भी लानी है, इसलिए इसी तरह गवर्नमेंट की साइड पे भी हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लोगों की जेब से पैसे किस तरह से निकलवाने और उन्होंने आराम से निकलवा लेने। अब मुझे ये बताइए, ये जो आप बैटरी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कितनी एक्सपेंसिव है? अगर हम एक बैटरी पे जाते हैं या फिर हमारा कोई 5-7 मरले का घर है, उसमें हम सिर्फ एक एसी चलाना चाहते हैं, हमारे पास कितने पैसे होंगे तो हम ग्रिड से बिल्कुल निकल सकेंगे और हम वो जो आप सोडियम बैटरी की बात कर रहे थे शायद उस पर जा सकेंगे? देखिए, मैं बैटरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने बताया जो इसका इन्वर्टर का आता है वो इसकी कॉस्ट इस वक्त 2.5-3 लाख चल रही है। उस इन्वर्टर के ऊपर फिर आप मेरे ख्याल से 20 kVA तक की बैटरीज लगा सकते हैं। ईच बैटरी की कॉस्ट भी 2.5 से 3 लाख रुपया ही है। तो आई थिंक फॉर अ डिसेंट हाउस होल्ड 10 kVA कंजम्पशन हो तो आपके पास 1.5 मिलियन होना चाहिए कि आप थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो सके। वंस अगेन आप वापस से पूरा कट नहीं सकते। एसी के लिए हैवी मशीनरी, हैवी अप्लायंस के लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा। हो जाएगा। ठीक है उसामा रिजवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी डिटेल आपने गुफ्तगू की है कि किस तरह से कहाँ पर आवाम मुश्किल में फंसी हुई है। और जब भी बात करते हैं हम फंडिंग के हवाले से तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है कि हमें हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाए या फिर हमें सस्ती बिजली मिल जाए। हाँ, वो महंगी बिजली हमें फ़रोख्त कर रहे हैं, यही उनकी प्रायोरिटी है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात